एक रात एक पति पत्नी पर उनके घर में घातक आक्रमण होता है। पति अभिषेक राठौड़ मारा जाता है और पत्नी काजल राठौड़ बाल बाल बच जाती है। ये जो तुम्हारे दोनों जो इलेक्ट्रिशियन हैं, अनिकेत सोलंकी और संजय परमार, मुझे इनकी जानकारी चाहिए। हाँ साहब, वो मेरी ही खोली है। अनिकेत और संजय को भाड़े पे दी थी, लेकिन वो अचानक से चले गए, कुछ बोला नहीं। एक्स्ट्रा चाबी है? हाँ है ना साहब। पड़ोसी ने कहा कि संजय और अनिकेत दरवाजा खुला छोड़कर निकल गए, तो मैंने जाकर वहाँ ताला लगाया। सर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जो पता था आपको बता दिया। हाँ साहब, पिछले 1.5 साल से काम कर रहे थे यहाँ दोनों। इतना मालूम है कि अनिकेत शादीशुदा है, लेकिन संजय के बारे में कुछ फिक्स नहीं है। अब उनके घर वाले कहाँ रहते हैं, कौन से गांव से हैं, इसका हमें पता नहीं। पता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम पता कर नहीं रहे। सर ऐसा नहीं है। मुझे उन दोनों की जानकारी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। जी। एक मर्डर हुआ है, एक साजिश रची गई है, और तुम दोनों ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि तुम्हारा कोई लेने देना ही नहीं है। फोटो मिले उनके? नहीं सर। कोई फोटो नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कोई कागज नहीं। ऐसे रख लेते हो लोगों को काम पर, और जब वो लोग कांड करके निकल जाते हैं तो पल्ला झाड़ते फिरते हो। नहीं चलेगा। उठो गल्ले पर से और लग जाओ काम पर। चलो। सर, दुकान के मालिक तो एकदम ठंडे। उनसे संजय और अनिकेत के फोटोग्राफ्स तो मिलने से रहे। मैंने मोबाइल कंपनी को रिक्वेस्ट भेजी है, उनके फॉर्म्स में से फोटोग्राफ निकाल कर भेजने के लिए कहा है। इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, इनके फ़ोन रिकॉर्ड से भी इनकी फैमिली का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। राठौड़ परिवार से भी इनका कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा, और इस आंचल सोनी से भी। एक बार इन दोनों से हमारे कनेक्शन हो गए ना, तो इस केस के मास्टरमाइंड का हम फ्यूज उड़ा देंगे। उस्मान जी, ये सब लोग हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में हैं। इन्हीं में से कोई एक है जो उस रात हत्यारों से बात कर रहा था, और इन्हीं में से किसी ने हत्यारों को कांड के लिए किराए पर लिया था। 100%। साहब, आप 100% बोल रहे हैं तो समझ लीजिए 200% काम हो जाएगा। जोड़ का जोड़ निकालते हैं और इन पंटर लोगों का तोड़ निकालते हैं। इस हत्याकांड के किराए के मोहरे इस साजिश के ताले की चाबी थे। जाहिर सी बात है कि नकाबपोश हत्यारों को पुलिस द्वारा बेनकाब किए जाने से साजिशकारों को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। पुलिस अब बड़ी चालाकी से चुपचाप अपनी चाल चल रही थी, लेकिन साजिशकार भी जुर्म की बिसात पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। पुलिस स्टेशन गई थी? हाँ, वो पुलिस ने बुलाया था क्योंकि हम किराएदार हैं ना उनके, इसलिए। कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है, बुलाया तुम्हें? आप जाओ या मैं जाऊं, एक ही तो बात है। और वैसे भी रूटीन के सवाल जवाब कर रहे थे, कुछ खास नहीं। ठीक है। किराया अब काजल उसकी पत्नी को देंगे ना? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो बात कर ली तुमने काजल राठौड़ से? नहीं, अभी नहीं, लेकिन बात करूंगी मैं। 1-2 दिन में बात करती हूँ उससे। एक्चुअली वो भी बुरी तरह से घायल हुई है ना। बुरी तरह से घायल हुई है। मैं कर लूंगा बात किराए की। मुझसे रहा नहीं जा रहा है काजल दी, मुझे कहना ही होगा। क्या आरती? ये जो कुछ भी हुआ ये नहीं होता अगर माँ तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देती। मैं जिम्मेदार हूँ? अभिषेक की मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं, दीदी और जीजू के रिश्ते की मौत के। मैंने हमेशा तुम दोनों का भला ही चाहा है। आपने सिर्फ एक ही इंसान का भला चाहा है माँ, और वो है खुद अपना। तुम्हारे पापा के छोड़ के जाने के बाद तुम दोनों को जिस तरह से बड़ा किया ना, वो मैं ही जानती हूँ। बस करो तुम दोनों, ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं है।
जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकती। लेकिन 4 साल पहले तुम खुद को बदल सकती थी दीदी, हालात को बदल सकती थी। लेकिन माँ ने अपना गेम खेला, वही किया और कराया जो उनके फायदे में था। बाबूजी, 2 शोरूम का, घर का, अहमदाबाद वाले 2 ऑफिस का क्या करना है? करना क्या? मैंने तो संपत्ति दोनों भाइयों के नाम बांट दी थी। जो अभिषेक की है उस औरत को जाएगी। मतलब उसका प्लान सफल हो गया? प्लान उसकी माँ का था, मेरे बेटे को निकल गई और संपत्ति को भी। अभिषेक और काजल के रिश्ते की इमारत कच्ची ईंटों से बनी थी। इस इमारत की दीवारों में दरारें बेशुमार थीं और उन दरारों में सीलन भी बेशुमार थी। और इस रिश्ते की इमारत धंस रही थी, पर उसे गिरने नहीं दिया जा रहा था, पर खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा था। यह इमारत छल और कपट की नींव पर बनी थी। 4 साल तक छल और चालाकी से टिकाई गई थी। मैंने काजल से शादी करने का फैसला कर लिया है बाबूजी। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है अभिषेक। आपको कैसे पता? आप पीछा कर रहे हैं उसका, या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? तुम्हारा पीछा मैं तब से कर रहा हूं जब से तुम 7 महीने के थे घर में घूमते रहते थे। नजर रखता था तुम पे कि तुम्हें कोई चोट ना लग जाए, किसी गलत चीज से ना टकरा जाओ। 7 महीने का नहीं हूं, अब मैं 27 साल का हो चुका हूं बाबूजी। लेकिन बेटा, जो लड़की टूटे हुए घर से आएगी वो तेरा घर जोड़ पाएगी क्या? उसके पापा ने उसकी माँ को छोड़ दिया, इसमें काजल का क्या दोष है माँ? दोष उसकी माँ में है अभिषेक। उसकी माँ से शादी नहीं कर रहा हूँ मैं, काजल से शादी कर रहा हूँ। और उसकी माँ है ना, अपनी दोनों बेटियों का घर नहीं बसने देगी। आप सारी दुनिया के बारे में ऐसी राय बना लेते हैं ना। दुनिया में रहना है ना तो दुनिया को देखना भी चाहिए बारीकी से, तुम्हारी तरह नहीं। कुछ देर के लिए शादी में क्या देख लिया बस। उसकी फैमिली, खानदान, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ा। ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब आप काजल का पीछा कर रहे हैं? तुम्हारे और इस घर की भलाई के लिए मुझे जो कुछ करना होगा ना, करता हूं और करता रहूंगा। और जहां तक इस लड़की का सवाल है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसका पीछा करने। उस घर की नेकनामी उसके आगे भी है और पीछे भी। एक तरफ एक पिता नाखुश था और दूसरी तरफ बेटा भी परेशान था, क्योंकि वो अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहता था। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम अपने घर वालों को दुख देकर अपना सुखी संसार कैसे बसाएंगे? आई एम सॉरी। लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूंगी, ना तुमसे, ना अपने आप से, और ना मेरे अंदर पल रहे हमारे बच्चे से। माँ ने तुमसे क्या कुछ नहीं कराया काजल दी, कठपुतली की तरह नचाया, और तुम उनके हर पैंतरे का शिकार बनती गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अभिषेक के पिता की नामंजूरी ने काजल को मायूस कर दिया था, पर काजल से ज्यादा निराश और बेचैन काजल की मां कविता हुई थी। उस पर दबाव डालना होगा काजल, ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता वो। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती माँ, तकदीर भी कोई चीज होती है। तेरे पापा का मुझे छोड़कर जाना तकदीर था, सहना तकदीर होती है, जीना नहीं। तो सुन काजल, अभिषेक के पिता ने उसे काफी कुछ दे रखा है, आगे उतना और आएगा। वो सब सारा का सारा तेरा होगा। तुझ पर मेरी तरह ऐसे नर्क में जीने की नौबत नहीं आएगी। जिंदगी को नर्क हम खुद बनाते हैं माँ। जिंदगी के बारे में वही लोग जानते हैं जिन्होंने जिंदगी देखी हो। सपने देखने और जिंदगी देखने में बहुत फर्क होता है माँ। हाँ, सपने देख देख कर ही तुम दोनों को अकेले बड़ा किया है मैंने, किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी है। तानों की भी कोई कमी नहीं थी माँ, पांचाली की बेटियां बुलाते थे हम दोनों को। जो मैंने झेला है ना, वो तुम दोनों कभी नहीं झेल पाओगी। इसलिए कह रही हूँ काजल, अभिषेक को किसी भी सूरत में नहीं जाने देना। कैसे माँ? लोग कहते हैं ना, शादी छटे हुए लड़के को भी सीधा कर देती है। तो मैं कहती हूँ, शादी जिद्दी से भी जिद्दी माँ बाप को घुटनों पे ला देती है। तुझे बस सिर्फ अभिषेक को शादी के लिए मजबूर करना होगा। और वो मजबूर हो जाएगा। दूध पीता बच्चा है ना वो। नहीं, बच्चा नहीं है, लेकिन वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है जिसका वास्ता उसे काजल देगी। चुपचाप मान जाएगा। माँ, ये कितना
बातें जानती हो ना तुम। वैसे भी तुम हिंट दे रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप मुझसे खुश नहीं है, और आज तो तुमने आई एम सॉरी भी कह दिया। नो नो नो, आई एम सॉरी कि मैंने सॉरी कहा, लेकिन अब हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं, ट्रस्ट मी। कविता का सिखाया हुआ और काजल का बोला हुआ प्रेगनेंसी वाला झूठ अपना काम कर गया। राठौड़ परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभिषेक के पिता ब्रिजलाल को अपने गुस्से का घूंट पीकर इस फैसले को कबूल करना पड़ा। आने वाले कुल के चिराग की खुशी ने राठौड़ परिवार में सभी के शिकवों की चिंगारियां बुझा दी। पर जब सच का ज्वालामुखी फटा, राठौड़ परिवार शोक के अंधकार में डूब गया। इस धोखे ने अभिषेक को तोड़ दिया। काजल से शादी पर उसे पछतावा होने लगा। पर काजल की मां कविता ने ठान लिया था कि वो अभिषेक को काजल से अलग होने ही नहीं देगी। कविता की पढ़ाई पट्टी काजल ने बखूबी अभिषेक को पढ़ा दी। उसने अभिषेक को मना लिया कि उन्हें अलग घर बसाना चाहिए। काजल के झूठ ने अभिषेक को अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा कर दिया था। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने भी अलग होने को रजामंदी दे दी। अभिषेक और काजल ने अपना नया घोंसला बनाया, पर काजल की मां की दखलंदाजी और बढ़ती गई। काजल के कंधे पर अपने मतलब की बंदूक रख कविता ने एक और गोली चलाई। आरती की जिम्मेदारी अभिषेक पर डाल दी। काजल अब अभिषेक के जज्बात और जरूरतों को पूरी तरह से भुलाकर उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उसके सपोर्ट से कविता के लिए पनवेल में फ्लैट लिया गया। एडमिट करो काजल दी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। इन सब बातों का क्या मतलब है? वैसे भी तुम तो आजाद पंछी की तरह माल मुझे छोड़कर उड़ गई। अपनी मर्जी से शादी कर ली, घर बसा लिया। मैंने अपना घर बसाया दी, किसी का घर तोड़ा नहीं। माँ के हाथों की कठपुतली नहीं बनी, ना अपने पति को कठपुतली बनाया जैसे तुम अभिषेक जीजू को बनाने की कोशिश कर रही थी। बस कर आरती, बोलने तो दी। आज के बाद शायद ये बात कभी ना हो, पर क्या तुम जानती थी तुम्हारी जोड़ तोड़ और चालाकी से परेशान होकर अभिषेक जीजू कहीं और सुकून पा रहे थे। आंचल सोनी, तुम लोगों की किराएदार। सुकून का तो मैं नहीं जानती, पर मैं जानती थी कुछ तो चल रहा है। तुम अपनी जिंदगी नहीं दौलत बटोरने में लगी थी दी। तुम और माँ दोनों अभिषेक जीजू की एक एक प्रॉपर्टी, एक एक बिजनेस, हर कीमती चीज बेचना चाहती थी तुम दोनों। लालच की पट्टी बंधी थी तुम दोनों की आंखों पर। ना आरती, क्या बोल रही है तू? डर का अंधेरा था, हर वक्त डर लगा रहता कि आज नहीं तो कल किसी भी वक्त अभिषेक मुझे छोड़ देंगे। अकेली बेसहारा रह जाऊंगी मैं। पगली, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार हो जाएगा। अगले महीने भी टेस्ट नेगेटिव ही आएगा माँ। जो प्रेगनेंसी का झूठ मैंने बोला है, वो झूठ मुझे कभी मां नहीं बनने देगा। चुप कर, ऐसा सोचना भी मत, कहना भी नहीं। वो झूठ तूने अपनी जिंदगी बनाने के लिए बोला था। मेरी जिंदगी तो बिखर रही है माँ। अभिषेक मुझसे अलग होने की बातें कर रहा है। मेरा अफेयर होना और क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना, तुम्हारी माँ को जो चाहिए था मिल गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बच्चा चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? 4 साल पहले मिली थी एक खुशखबरी, आज तक जश्न मना रहा हूं। अभिषेक, मैं प्यार करती हूँ तुमसे अभिषेक। प्यार और झूठ पानी और तेल की तरह है काजल। तुम्हारे झूठ ने तुम्हारी जिंदगी बना दी और मेरे प्यार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिवोर्स दे देना चाहिए था मुझे तुम्हें। देखो, जो हुआ उसे भुला दो, एक नए सिरे से शुरू करते। हाँ, जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कभी भी की जा सकती है। एक झूठे रिश्ते को दफनाना जिंदगी की नई शुरुआत है। डिवोर्स तुम्हें और मुझे दोनों को आजाद कर देगा।
रोने के लिए जिंदगी पड़ी है, कल बहने वाले आंसुओं की कीमत आज वसूल लो काजल। वो मुझसे प्यार ही नहीं करता माँ। तो क्या तुम अपने आप से प्यार करना बंद कर दोगी? कभी नहीं। अभिषेक की अहमदाबाद में 2 दुकानें हैं, उसे तुरंत बेच डालो और उसकी एफडी करवा लो। जब तुम मेरी उम्र में आओगी ना, तब ये तुम्हारा सहारा बनेगी, कोई मर्द नहीं। जी बाबूजी। वो अहमदाबाद वाली प्रॉपर्टी बेच क्यों रहा है तू? मैं बेच रहा हूँ? नहीं बाबूजी। खबर मिली है मुझे कि वो सेल पर चढ़ाई गई है। कहीं तेरे पीठ पीछे वो लड़की तो नहीं है सब कर रही? अभिषेक ने काजल और उसकी मां को उसकी पीठ पीछे प्रॉपर्टी बेचते रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये इस रिश्ते के कफन में आखिरी कील साबित हुई। अभिषेक तो रहे नहीं, पर इस सब में तुम्हें क्या मिला काजल दी? ताई काम हो गया है, मैं जाऊं? हाँ जा। साहब आपके संजय और अनिकेत तो पूरा स्पॉट लगा के रखा है। अब क्या दे रहा है उस्मान? शॉक। बोल। साहब वो अटैक पहला नहीं था। पहला अटैक कब था? उस रात के 2 रात पहले 11 अप्रैल को भी सर इन दोनों ने ट्राई किया था। तुझे कैसे पता? साहब जहाँ से आपने वो सीसीटीवी फुटेज निकाली थी ना, मैं उससे बात कर रहा था, तो ऐसी कुछ पुरानी फुटेजेस देखी तो ये सोने की खान हाथ लग गई। प्लान शुरू होने से पहले छोड़ दिया उन्होंने। शायद शिकार पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए शिकारियों को अभिषेक और काजल के घर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 11 अप्रैल की रात को ये दोनों हमलावर आपकी कॉलोनी के बाहर देखे गए, फिर इन्हें किसी ने फ़ोन किया और ये लौट गए। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें जब पता चला हम भी इतने ही चौंक गए थे। तो काजल जी, 11 अप्रैल की रात को 12:50 के आसपास आपके घर पे क्या हो रहा था? हमारे घर पर कुछ होता ही तो नहीं था सर, क्योंकि वो घर ही नहीं रहा था। फिर भी याद कीजिए। वही हुआ जो 13 की रात को हुआ और जो पिछले कई रातों से होता आ रहा था। क्या? रोज अभिषेक काम से लौटते, फिर हम चुपचाप खाना खाते, फिर अभिषेक बेडरूम में अपने सेल फोन पर लगे रहते। रोज मुझे शक होता कि वो उस लड़की को मैसेजेस तो नहीं भेज रहे। रोना आता, थोड़ा रो लेती, फिर थोड़ा सो भी लेती। इसके अलावा कुछ नहीं होता था। काजल जी, अभी तक हम इस हमले का सस्पेक्ट आपके पति अभिषेक राठौर को मान रहे, लेकिन हमारी तहकीकात में अभी तक उनके खिलाफ कोई सुराग सामने नहीं आया। अभिषेक हमेशा कहते थे जितनी नफरत वो मुझसे करते, उससे कई गुना ज्यादा नफरत उनके बाबूजी मुझसे करते। आपको उन पर शक है? पछतावा है, गलती मेरी तो थी। मुझे 4 साल पहले ही समझ लेना चाहिए था कि वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। देख उस्मान, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फॉर्म भर के दूं क्या तेरे को? स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? बोलना। तुझे वो कुंती कॉम्प्लेक्स वाला कांड याद है जिसमें वो राठौर टपक गया तो उसकी बीवी सीरियस थी? अनिकेत सोलंकी और संजय परमार नाम है उन दोनों का जिन्होंने कांड किया। आगे बोल। दरअसल वो काम पहले मेरे पास ही आया था। फुल मर्डर है, लगना चाहिए कि चोरी हुई है घर पर। और हाँ, चोरी का सारा सामान तुम्हारा। पार्टी किधर की है? पनवेल की, कुंती कॉम्प्लेक्स। कभी करना है? 1-2 दिन में। 2 पेटी लूँगा और 1 पेटी एडवांस। ठीक है। फिर सन्नाटा, फोन स्विच ऑफ। साला ये कच्चा नींबू है कौन? है कोई नीलकुमार का क्या नाम है, रीत चौकी पुलिस थाने में उसका रिकॉर्ड है। छोटी मोटी चोरी चकारी करता है, फर्स्ट टाइम था उसका ये। फट गई होगी साले की, तभी तो तेरे को बदली में भेज रहा था। कदम, इतनी गहरी साजिश, इतनी फैली हो? साहब ये साजिश तो मतलब प्याज के छिलकों के माफिक निकलती जा रही है। अब हम इस प्याज को छीलेंगे नहीं,
सीधा काटेंगे, और जब हम काटना शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी को होगी जिसने ये साजिश रची है। एक फ्रैक्चर्ड रिश्ते को तोड़ने की साजिश काफी गहरी थी, जिसमें एक नाकाम खाली वार हो चुका था, जिसके बाद हत्यारों ने हमला कर दिया था। पर क्या इतनी प्लानिंग के बाद भी यह हमला कामयाब कहा जा सकता था? अब पुलिस इस केस के मोहरों के अतीत को खंगालने लगी, ताकि इस साजिश के रचनाकारों की हकीकत सामने आ जाए। सर, ये अनिल कुमार जुवेनाइल केस के लिए रिमांड होम में था। बालिग होते ही चोरी की सजा काटी और फिर एक डकैती और असॉल्ट के केस में जेल जा चुका है। संजय और अनिकेत के साथ साथ इसके खिलाफ भी रेड अलर्ट जारी करो। ये अनिल तुम्हारे नीचे क्या काम करता था? काम तो उसका मोल्डिंग मशीन का था, मगर जब वो आए तब ना। अच्छा, मतलब पूरा दांडी कुमार। दांडी क्या, पूरा 2 दिन आया, 2 हफ्ते गायब। मालूम था उसको रोज की मजदूरी है, नहीं भी आएगा तो काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन यार ये बता, उस लौंडे का कहीं कुछ वो तो नहीं गया? कुछ हुआ नहीं भाई, लेकिन एक मर्डर चार्ज में वांटेड है। क्या बात कर रहा है? और भाई शकल से तो वो साइकिल या स्कूटर ही चोर नजर आता है, फिर मर्डर में कैसे? किया नहीं उसने, नहीं भाई, किया किसी और ने, और ये करने वाले का लिंक है। खुदा कसम खा के कह रहा हूँ, पुलिस तो मतलब समझ लो उसके प्यार में गिरी पड़ी है। तो मीटिंग करा दो एक बार, कसम से बहुत अर्जेंट है। देख भाई, जैसे मुझे कोई जानकारी मिलती मैं फ़ोन करूँगा पक्का। ठीक है, लेकिन तू एक काम कर। हाँ, तो मोल्डिंग डिपार्टमेंट में विनोद से मिल ले, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। हर मशीन का एक अहम स्क्रू होता है जो उस पूरी मशीन को बांध कर रखता है। वो निकालो तो पूरी मशीन ढेर हो जाती है। फैक्ट्री वर्कर विनोद इस केस का वही स्क्रू साबित हुआ। हाथ लगाते ही साजिश का पुर्जा पुर्जा खुल गया। क्या सेठ, बसंत भाई नहीं दिख रहे? क्या काम है? मैसेज देने का था उनको एक। हैं किधर वो किसी काम से बाहर गया है, पता नहीं कब लौटेगा। वैसे मैसेज क्या है? और तू है कौन? मैसेज देने वाला मैसेंजर। प्यार से बात करता हूँ, पुलिस वालों की तरह नहीं हूँ। सुन, वो शर्मा जी ने पंखे के लिए बुलाया था, जरा देख के तो आ। तुम्हें पुलिस ने भेजा है? बसंत सिसोदिया का पता चाहिए उन्हें, अभी चाहिए। देखो, वो बस बिना कुछ बताए पता नहीं कहाँ चला गया है। उसका फ़ोन भी बंद है। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ है। वैसे पुलिस उसे क्यों ढूंढ रही है? उस्मान, ये फैक्ट्री मजदूर विनोद और ये इलेक्ट्रिक शॉप का मालिक बसंत सिसोदिया, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शनों की तो बारिश हो रही है साहब। ये विनोद जो है ये बसंत सिसोदिया का रिश्तेदार है। अच्छा, और ये विनोद पता है किसका पति है? ज्योति का, अभिषेक राठौर के घर काम करने वाली नौकरानी। ये विनोद दिगे उसी फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था जहां अनिल काम करता था। राइट सर। और इस अनिल को कुंती कॉम्प्लेक्स में मर्डर की सुपारी ऑफर हुई, और कुंती कॉम्प्लेक्स में अभिषेक राठौर और काजल राठौर का घर है, जहाँ ज्योति काम करती। ये विनोद दिगे ज्योति का हस्बैंड है और इलेक्ट्रिक की दुकान के मालिक बसंत सिसोदिया का रिश्तेदार है। और ये बसंत गायब है, फोन भी स्विच ऑफ है इसका। और इस कांड के ये 2 मोहरे हमारे प्राइम सस्पेक्ट संजय और अनिकेत इस बसंत सिसोदिया की दुकान में काम करते थे, और ये दोनों ही फरार हैं। इस ज्योति की क्या खबर है? काम पर ही है सर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उठाओ इस विनोद दिगे को, लेकिन ध्यान रहे इसकी पत्नी ज्योति को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। साहब कुछ तो बोलिए ना साहब, बात क्या है साहब? साहब आप ऐसा कैसे लेके जा सकते साहब? सच में साहब, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे बाद हमें बहुत से लोगों को इस कुर्सी पे बिठा के पूछताछ करनी है, इसलिए हमसे ओवर टाइम मत करवाओ। जो भी है सब सच बता दे। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ साहब, वो अनिल मेरे साथ काम करता है साहब, तो हम लोग कभी कभी रोटी वोटी खा लेते थे, 2 बातें हो जाती थी, उसके आगे कुछ नहीं साहब। इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, वो हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुमने हमसे कुछ छुपाया या झूठ बोला तो तुम्हारे आगे और पीछे बहुत दर्द होगा। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई आंचल। क्या?
अभिषेक मिला था उसके कत्ल के कुछ दिन पहले। क्यों? ऐसे गार्डन में मिल गया था। तब मैंने उसे बताया कि मेरी लेट नाइट क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, रात को मुश्किल से सोने के लिए घर आ पाता हूँ, संडे को भी पूरा दिन क्लासेस रहती हैं। अच्छा। उसने भी यही कहा था। अच्छा, जैसे असली जज्बात को छुपाते हुए कहते हैं ना, अच्छा, एकदम वही वाला। अच्छा, मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। अब क्या छुपाओगी? अभिषेक तो रहा नहीं। एक दूसरे के आंचल में छिपने से अफेयर नहीं छिपा करते हैं आंचल। मुझे बहुत पहले से ही पता था कि मेरे पीठ पीछे रोज एक खंजर भोंका जा रहा है। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया था। हम दोनों में बस बातचीत ही होती थी, जिससे दिलों को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। बहुत ही आदर्शवादी रिश्ता था ना तुम लोगों का। स्पिरिचुअल, मेंटल कनेक्शन, हाँ, फिजिकल कनेक्शन। तुम्हारी ये जस्ट गुड फ्रेंड्स वाली जो स्टोरी है ना, खून से लिखी गई है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि खून तो दरअसल अभिषेक का होना ही नहीं था। निशाना तो उसकी पत्नी काजल थी, जो कि पता नहीं क्यों उसे छोड़ नहीं रही थी, ये जानते हुए कि तुम उसे पहले ही चुरा चुके हो। मैंने उसे नहीं चुराया। हम दोनों किसी को दर्द नहीं देना चाहते थे। सिर्फ काजल को जान से मारना चाहते थे ना? आप कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अभिषेक इस हद तक जा सकता है। हर कोई हर हद तक जा सकता है। ये बात तुमसे अच्छी तरह कौन समझेगा? ये इत्तेफाक है साहब कि ज्योति मेरी पत्नी है और बसंत भाई मेरे रिश्तेदार। और अनिल तुम्हारा दोस्त। इत्तेफाक है, जिस घर में कांड होता है वहां तुम्हारी पत्नी नौकरी करती है। जिस इलेक्ट्रिक दुकान के 2 मुलाजिम किराए के हत्यारे हैं, उस दुकान का मालिक तुम्हारा रिश्तेदार है। जिसने इस केस की सबसे पहले सुपारी उठाई और मुकर गया वो तुम्हारा दोस्त है। और हम कल पैदा हुए, सब इत्तेफाक है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं साहब? ये सब ऐसा दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, सच में। देख विनोद, इज्जत से चाय पिला रहा। अगर सच बोलेगा ना तो बिस्किट भी खिलाऊंगा, लेकिन अगर बार बार ये रट लगाएगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। फिर ये जो पीछे खड़े हैं ना, ये आगे आएंगे। ये तुम्हें चाय पिलाएंगे नहीं, चाय में डुबोएंगे। फिर तुम्हारी हालत इस बिस्किट की तरह हो जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना, तुम्हें बिस्किट खाना है या बिस्किट बनना है। चाय ठंडी हो रही है विनोद। ज्योति ने मुझसे 1 महीने पहले पूछा था। क्या पूछा था? क्या बक रही है? पैसे के लिए कुछ भी करेंगे क्या? हाँ तो ईमान से अगर कुछ भी करेंगे तो हमारे हाथ का भी पैसा आएगा। आज तक आया है। कितना बोल रहे हैं वो लोग? बहुत, लाखों में। वो अनिल की पूरी स्टोरी मुझे मालूम थी। वो मुझे अपने एक कांड सुनाता रहता था, इसलिए मुझे लगा कि वो ये काम कर लेगा। आराम से कर लूँगा, लेकिन ये काम अकेले का नहीं है। एक और पार्टनर ढूंढना पड़ेगा मेरे को। लेकिन हाँ, रोकड़ा तगड़ा लगेगा। तगड़ा? कितना? आधा है एडवांस। मतलब ये पूरा मेरा। अब मेरा जो पार्टनर होगा उसको अलग से देने होंगे। पूरे 1.5 लाख रुपए थे साहब। 1.5 लाख लेकर अनिल हवा हो गया। तो ढूंढा नहीं उसे? ढूंढना शुरू किया था साहब, फिर छोड़ दिया। क्यों? दूसरे पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे चोरी के केस में। तो इस अनिल की जगह आ गए अनिकेत सोलंकी और संजय परमार। हाँ साहब। बाकी सब एक तरफ। ये बता, इसमें तुझे कितना मिल रहा? बहुत, मतलब बहुत तगड़ी पार्टी पसंद भैया। आप बस 2 बंदे दिलवा दो काम के लिए। 2 लड़के हैं, भूखे,
बहुत ही भूखे, जो कहोगे वही करेंगे। कौन है दोनों? ये मतलब भरोसे के आदमी है ना? संजय और अनिकेत नाम है। मेरी दुकान पे दोनों इलेक्ट्रिशियन हैं। भरोसे की गारंटी मैं देता हूँ। काम का होना ना होना तकदीर का खेल है। वैसे काम कल रात को ही करना है। हेलो, चल आज नहीं होगा। कुछ हो गया था साहब, उनको रिटर्न जाना पड़ा। क्या हो गया था? मालूम नहीं साहब। अरे बोला ना नहीं मालूम। अब एक एक बात थोड़ी बताता है मेरे को कोई। को पता है ना कितना बड़ा रिस्क है इसमें। नोट भी उतने ही बड़े हैं। तो अब कब करना है? कल रात। कल रात? साले विनोद, पहली बार दोनों पूरा काम कर रहे हैं लड़के। तुझे पता है ना कितनी हालत खराब होने की कल रात के बाद। तो हम कौन सी यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं? और वैसे भी अब मेरे और ज्योति के हाथ में कुछ नहीं है। बस ऑर्डर आया है, कल होगा। अगली रात 13 अप्रैल को दोनों ने काम कर दिया, जो कि पूरा नहीं हुआ, गलत हुआ। प्लान ये था कि काजल का कत्ल होगा, अभिषेक को जख्मी किया जाएगा, किसी को शक ना हो, इसलिए चोरी की गई ताकि सिर्फ चोरी का केस लगे। लेकिन उन नौसिखियों ने अभिषेक का कत्ल कर दिया, काजल को जख्मी कर दिया और इस प्लान को पूरी तरह से उल्टा कर दिया, है ना? नहीं साहब, प्लान उल्टा नहीं हुआ साहब। मतलब? सुपारी अभिषेक की निकली थी साहब। किसने दी थी सुपारी? इस कांड का मास्टरमाइंड? काजल 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 मैम साहब। काजल और उसकी मां की अभिषेक की प्रॉपर्टी चुपके से बेचने की कोशिश पकड़ी गई थी। रेत की तरह काजल को अपनी जिंदगी हाथ से फिसलते हुए दिखने लगी। अभिषेक डिवोर्स की बात छेड़ चुका था, ऊपर से उसका आंचल सोनी के साथ अफेयर चल रहा था। वो मुझे मार डालेगा ज्योति। तो अब आप क्या करना चाहती हैं मेम साहब? यही दिन दिखाना चाहती थी ना आप काजल दी को? क्या दिन? क्या बक रही है? पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया काजल दी को अभिषेक जीजू के खून के लिए, जो आपकी ट्रेनिंग के बिना तो होकर ही नहीं पाती। नहीं आरती, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे ये कबूल करने में अच्छा तो नहीं लग रहा, बट फिर भी कर रहा हूं। हमने ये तो अंदाजा लगा लिया था कि एक चोरी का नहीं बल्कि मर्डर का केस है, वेल प्लान्ड मर्डर। लेकिन ये अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाए थे कि आप निशाना नहीं, निशानेबाज हैं। 11 अप्रैल को अटैक प्लान किया गया था, पर वो नहीं हो पाया। हेलो, आज नहीं हो पाएगा। लेकिन हम तो पहुंच चुके हैं। मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आया, ऑफिस में ही है। 1-2 दिन के बाद ही हो पाएगा। तुम लोग जाओ। चल, आज नहीं होगा। वैसे वो फर्जी नंबर वाला फोन कहाँ है जिससे आप 11 अप्रैल की रात को अनिकेत सोलंकी से बात कर रही थी? हाँ, तुम लोग तुरंत आ जाओ। तेरह अप्रैल की रात की असलियत अब देखने को मिलने वाली थी। अब तक जो भी दिखा था वो था जो काजल ने कहा था, सच नहीं। अभिषेक, दरवाजे पर कोई आया है। इतनी रात गए कौन हो सकता है?
फटाफट पैसे निकालो मैडम। कैसे पैसे? पैसे बाद में मिलेंगे। बाद में? हमें बुला गया था कि काम होने के तुरंत बाद हमें 2 लाख देंगी। अरे मैंने ऐसा किसी से नहीं कहा था, कभी भी नहीं कहा था। अब जल्दी जाओ, घर लूटो, जो चाहे ले लो, लेकिन पैसे बाद में मिलेंगे। खड़े क्यों? जल्दी जाओ। ये मैडम, हमने इतना बड़ा कांड कर दिया रोकड़े के लिए। बसंत सेठ ने बोला था काम होने के बाद तुम 2 लाख दोगी। काम हो गया है और पैसे तो हम लेके ही जाएंगे, समझी? ये लो। तुम लोग जल्दी जाओ, घर लूटो, वरना पक्का पकड़ जाओगे। खड़े की बहुत जाओ जाओ। मुझे इस बात की हैरानी नहीं है कि कोई एक आदमी के साथ अपने मरते हुए रिश्तों से दूर जाने के बजाय पैसों के लिए उस आदमी को ही मार डाले। हैरानी इस बात की है कि गुनहगार आप निकली। वो मुझे जीते जी मार रहा था। तो आप उसे छोड़ सकते थे। मुझे समझ में नहीं आता, जब 2 लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी और अपनी खुशी से एक दूसरे से अलग होने का फैसला क्यों नहीं कर पाते? आपके पास ऑप्शन था। अगर आप ये ऑप्शन चुनती तो आज आपके पति अभिषेक राठौर जिंदा होते और आप यहां हमारे सामने नहीं बैठी होती। ना मैं उसे उस रिश्ते में पड़ने से रोक पाया और ना ही उस रिश्ते से निकाल पाया। इस साजिश के मोहरे संजय परमार और अनिकेत सोलंकी काफी दूर तक भागे, पर आखिरकार उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। इन दोनों को पैसों की इमरजेंसी थी। वो उस पैसे को पाने के लिए कानून का डर और ज़मीर की पुकार दोनों को ठुकरा गए थे। इस हत्याकांड में मास्टरमाइंड एक ही थी और वो थी काजल। बेटा, भविष्य को सेव करने का मतलब ये तो नहीं था कि तुम अभिषेक की जान ले लो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल मुझे एक और चीज नहीं करनी चाहिए थी। अपने फैसलों की लगाम आपके हाथों में कभी नहीं देनी चाहिए थी। माना आपने मुझे कत्ल करने की सलाह नहीं दी, पर मेरे अंदर के ज़मीर का कत्ल तो आप ही ने किया ना माँ। धीरे धीरे बचपन से लेकर आज तक। देखो, मैं पूरी तरह मर चुकी हूं और अब हमेशा के लिए यही दफन रहूंगी। एक टूटे फ्रैक्चर्ड रिश्ते ने इस भयंकर जुर्म को जन्म दिया। इस जुर्म ने एक आदमी की जान छीन ली, एक औरत और उसके मोहरों को आजीवन कैद में डाल दिया और एक जोड़े को उसी कश्मकश में डाल दिया जो पहले जोड़े के खंडित रिश्ते में थे। इस केस के साथ फिर एक बार चंद मूलभूत सवाल उठे। सवाल पहला, जब एक रिश्ता खट्टा हो जाता है तो उसमें और कड़वाहट भरने का क्या मतलब है जो एक जुर्म को जन्म देती है और कोई अपने जीवन साथी का कत्ल करने पर उतर आता है। सवाल दूसरा, कुछ स्त्री पुरुष ऐसे रिश्तों की तरफ क्यों और कैसे आकर्षित होते हैं जिस पर लगी विनाश की मोहर को कोई अंधा भी पढ़ सकता है। सवाल तीसरा, जिस अदब के साथ लोग रिश्तों में जुड़ते हैं उस अदब, उस गरिमा का चाहे एक छोटा सा अंश ही सही, वो अंश जोड़े अलग होते वक्त क्यों नहीं दिखाते। सवाल चौथा, जब एक रिश्ता हर तरह से निष्क्रिय हो चुका होता, मर चुका होता, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किसी दूसरे नए रिश्ते की तरफ पहल किसने की। और आखिरी सवाल, किसी और की सांसें मिटाकर कोई अपनी घुटन कैसे मिटा सकता है। इन पांचों सवालों के जवाब अक्सर दो शब्द होते हैं, लालच
और असुरक्षता यानी इनसिक्योरिटी, या ये कहें कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता, डर, जुनून, लालसा। पर ये दो शब्द बहुत कीमती साबित हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये दो शब्द उस सीढ़ी के दो आखिरी पायदान हो सकते हैं जो जुर्म के दरवाजे से गुजरकर जेल की दहलीज तक पहुंचते हैं। अब ये केस यहीं पर समाप्त होता है, पर क्राइम पेट्रोल सतर्क का कारवां चलता रहेगा, आपके समक्ष समाज का दर्पण रखता रहेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.